साल 1972 देश भारत पाक युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। जंग की आहट दिल्ली से लेकर सरहद तक सुनाई देने लगी थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटी थी। इस बीच एक रात ठीक 12 बजे ग्वालियर में एक फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने वाले व्यक्ति लंबे चौड़े कद के बड़ी मूंछों वाले अटल जी के सचिव शिव कुमार थे। सामने से आवाज आती है, प्रधानमंत्री जी अटल जी से बात करना चाहती हैं। सचिव कहते हैं, अटल जी सो रहे हैं। जवाब आता है, जल्दी से उन्हें जगा दीजिए, देश को उनकी जरूरत है। कुछ ही पलों में अटल जी फोन पर होते हैं। इंदिरा गांधी सीधे मुद्दे पर आती हैं। अटल जी, असुविधा के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन देश एक बड़े फैसले के दौर में है, आपको तुरंत दिल्ली आना होगा। अटल जी कहते हैं, इंदिरा जी इतनी रात में ना ट्रेन है ना बस, सुबह का समय दीजिए। उधर से जवाब आता है, 2 मिनट रुकिए। अटल जी रिसीवर थामे खड़े रहते हैं और 2 मिनट बाद फिर फोन आता है। पीएम इंदिरा गांधी कहती हैं, 20 मिनट में आपके घर के बाहर सेना का वाहन होगा, उसी से दिल्ली आइए। लेकिन देश की सबसे ताकतवर शख्सियत होने के बावजूद इंदिरा गांधी को विपक्ष के नेता से भला क्या काम था? इसका खुलासा होता अगली सुबह जब अटल जी गाड़ी में 6 घंटे सफर करके दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं। यहाँ इंदिरा गांधी के साथ कई बड़े नेता मौजूद थे। ऑफिस रूम में लंबी बैठकें होती हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं, अटल जी देश युद्ध की दहलीज पर है, सेना ने जीत का एक प्लान रखा है, इसमें मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद चाहिए, लेकिन संघ से मेरा सीधा संवाद नहीं है, आप गोलवलकर जी से मेरी बात कराइए। अटल जी शांत स्वर में पूछते हैं, उद्देश्य साफ बता दीजिए ताकि मैं बात रख सकूं। तब इंदिरा गांधी विस्तार से बताती हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में विद्रोह कर रहे युवाओं को भारत लाकर शरण, प्रशिक्षण और संगठन दिया जाएगा। उन्हें फिर सीमा पार भेजा जाएगा ताकि वे मुक्ति वाहिनी के रूप में संघर्ष जारी रख सकें। सेना युद्ध में व्यस्त होगी, इसलिए इन सब को संभालने के लिए एक अनुशासित संगठित शक्ति चाहिए और यही अनुभव संघ के पास है। अटल जी बात समझते हैं, तुरंत दिल्ली से नागपुर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां गुरु गोवलकर जी से मिलकर पूरे हालात बताते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी और गोवलकर के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती है। पूरा प्लान समझाया जाता है और अंत में गोवलकर कहते हैं, इंदिरा जी आप दुर्गा हैं, दैत्यों का संहार आपकी नियति है और पूरा राष्ट्र आपके साथ है। और ये फोन कॉल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध की दिशा ही बदल देता है, क्योंकि अब देश पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि एकजुट होकर खड़ा था और पाकिस्तान इसी मौके पर युद्ध हार चुका था। ये किस्सा बाद में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने सार्वजनिक मंचों पर सुनाया था और यहीं से समझ आता है कि भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का रिश्ता इंदिरा गांधी से सिर्फ सत्ता विपक्ष का नहीं था, ये रिश्ता था मतभेदों के बावजूद देश हित के साथ खड़े होने का, आधी रात को भी बिना किसी शर्त के। मित्रों, आज भी आजाद भारत में अगर ऐसी प्रधानमंत्रियों की बात होती है जिन्होंने राजनीतिक पटल पर अपनी छाप छोड़ी तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे पहले आता है। इंदिरा जहां अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी तो वहीं अटल अपने सहज स्वभाव और शब्दों की ताकत के लिए मशहूर थे। उस दौर में बहुत कम नेता थे जो इंदिरा गांधी से सीधे टकराने का साहस रखते थे, लेकिन अटल जी संसद में उन्हें सवालों के घेरों में खड़े होने से कभी नहीं हिचकिचाए। तो आखिर कैसे थे अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के राजनीतिक रिश्ते? क्या सच में विरोध के बीच भी सम्मान कायम था? और वो कौन सा किस्सा था जब अटल जी ने संसद में इंदिरा गांधी को ऐसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि पूरा सदन सन्न रह गया? जानेंगे इन दोनों दिग्गजों के राजनीतिक रिश्तों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब अटल जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। बात है साल 1970 की, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था और जनसंघ ही विपक्ष की बड़ी आवाज हुआ करता था। अटल जी को जनसंघ के शीर्ष नेताओं में से गिना जाता था और संसद में हर कोई उनकी बात को गंभीरता से सुनता था। उस दिन तारीख थी 26 जनवरी। सदन में माहौल औपचारिक भी था और राजनीतिक भी। प्रधानमंत्री गांधी भाषण दे रही थी। अपने संबोधन के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीयता के मुद्दे पर जनसंघ को घेरते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, मैं जनसंघ जैसी पार्टी से 5 मिनट में निपट सकती हूँ। सदन में हलचल हुई। कुछ सदस्यों ने मेजें थपथपाई तो कुछ मुस्कुराए, लेकिन जनसंघ की बेंचों पर सन्नाटा था। मगर इंदिरा गांधी के बैठते ही अटल जी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में ठहराव था, लेकिन शब्दों में धार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहती हैं कि वे जनसंघ से 5 मिनट में निपट सकती हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकता है? और फिर अपने खास अंदाज में बोले, मैं तो कहता हूं कि 5 मिनट में आप अपने बाल भी ठीक नहीं कर सकती, फिर हमसे कैसे निपटेंगी? और सदन ठहाकों के शोर से गूंज उठा। वैसे इंदिरा और अटल के बीच वैचारिक मतभेद कोई नई बात नहीं थे। अटल जी ने एक बार इंदिरा सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए उसे सपेरा तक कह दिया था। उनका कहना था कि जिस तरह सपेरा सांप को टोकरी में बंद
संबंध रखता है, उसी तरह यह सरकार समस्याओं को एक बक्से में बंद करके सोचती है कि वे अपने आप शांत हो जाएंगी। हालांकि अटल जी विपक्ष के इतने कद्दावर नेता थे जिनकी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के रिश्तों में पहला बड़ा और खुला टकराव प्रिवी पर्स के मुद्दे पर देखने को मिला। दरअसल आजादी के बाद रियासतों के विलय के समय पूर्व राजाओं को जो सरकारी भत्ता दिया जाता था उसे ही प्रिवी पर्स कहा जाता था। सितंबर 1969 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक दिन आया जब 2/3 बहुमत से राजाओं को प्रिवी पर्स समाप्त करने वाला विधेयक पारित कर दिया गया, लेकिन राजनीति ने पलटी मारी। सिर्फ 3 दिन बाद राज्यसभा में ये बिल मात्र एक वोट से गिर गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस झटके के बाद चुप बैठने वालों में से नहीं थी। 5 सितंबर को उन्होंने अध्यादेश जारी कर सीधे प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया। ये कदम साहसिक भी था और विवादित भी। विपक्ष में बैठे अटल जी ने इसे संसद और संविधान की अवमानना बताया। उन्होंने बताया कि जब एक विधेयक उच्च सदन में गिर चुका है तो अध्यादेश के जरिए उसी निर्णय को लागू करना लोकतांत्रिक परंपराओं का आघात है। हाल ही में अटल जी पर लिखी अपनी पुस्तक में लेखक अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि जनसंघ इस मुद्दे पर खुलकर प्रिवी पर्स हटाने के विरोध में था। उसकी एक वजह राजमाता विजय राजे सिंधिया और अन्य पूर्व राजघरानों का प्रभाव भी था। फरवरी 1970 में ग्वालियर के कार्यक्रम में जहां अटल जी मौजूद थे, माधवराव सिंधिया ने जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की थी और मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर राजघराने का असर गहरा था। इसलिए यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करने वाला कदम था। आखिरकार प्रिवी पर्स समाप्त करने वाले राष्ट्रपति अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। ये वही दौर था जब संसद के भीतर वैचारिक संघर्ष अपने चरम पर था। इंदिरा गांधी अपनी निर्णायक शैली में आगे बढ़ रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दुहाई देते हुए उन्हें चुनौती दे रहे थे। यहाँ हमें एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। साल 1977 का, जब आपातकाल के बाद जनता इंदिरा गांधी सरकार पर भड़की हुई थी। इस बार का लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए काफी अहम था। तब अटल के दोस्त अप्पा घटाके ने उनसे पूछा, क्या आप मोरारजी देसाई के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे? वाजपेयी ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, क्यों? मैं तो अपने नाम पर वोट लूंगा। क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि जनता पार्टी में जेपी के बाद उनको सुनने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते थे। 7 फरवरी 1977 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के नेताओं की सफेद एम्बेसडर कारें धीरे धीरे आकर रुकी, जो ज्यादातर बूढ़े लोग थे, जो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंच पर पहुंचे। फिर एक के बाद एक हर नेता ने जेल में उनके साथ हुई ज्यादतियों के बारे में वहां मौजूद लोगों को बताया। सभी नेताओं के एक जैसे भाषणों के बावजूद लोग वहां जमे रहे, क्योंकि उन्हें एक खास व्यक्ति का इंतजार था। और यह इंतजार खत्म हुआ करीब 9:30 पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आई। उनको देखते ही सारी भीड़ खड़े होकर ताली बजाने लगी। वाजपेयी ने धीमी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ उठाकर चुप हो जाने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बेख्याली के अंदाज में एक मिसरा पढ़ा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने। इसके बाद उन्होंने अपना चिर परिचित पॉज लिया। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उन्होंने भीड़ को शांत होने का इशारा करते हुए मिसरा पूरा किया, कहने सुनने को वो बहुत हैं अफसाने। इस बार तालियां और जोर से बजी। उन्होंने फिर आंख बंद की और मिसरे की अंतिम लाइन पढ़ी, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। कहा जाता है कि वहां मौजूद भीड़ तब तक आपे से बाहर हो चुकी थी और रामलीला मैदान से 8 किलोमीटर दूर अपने एक सफदरजंग रोड निवास पर बैठी इंदिरा गांधी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वाजपेयी उनकी हार की बुनियाद रख चुके थे। और उस चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ कई बार खुलकर बोले, और जब बोले तो शब्द सीधे निशाने पर जाकर लगते थे। जैसे कि सन 1971 के आम चुनाव का दौर था। देश में राजनीतिक तापमान चरम पर था। इसी चुनाव प्रचार के दौरान अटल जी ने इंदिरा गांधी पर बेहद तीखा हमला करते हुए कहा, प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ भी पवित्र है उसकी दुश्मन है। जब उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। जब संसद ने प्रिवी पर्स समाप्त करने का बिल पास नहीं किया तो अध्यादेश ले आई। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश को अवैध ठहरा दिया तो लोकसभा ही भंग कर दी।
अगर लेडी डिक्टेटर के हाथ में सब कुछ होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी भंग कर देती। अटल जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी वायुसेना के विमानों से देश भर में प्रचार कर रही हैं, जबकि उन्हें खुद इंडियन एयरलाइंस की साधारण फ्लाइट में सीट तक मुश्किल से मिल रही है और वो फ्लाइट्स भी रहस्यमय ढंग से घंटों लेट हो जाती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक और दिलचस्प घटना हुई। दिल्ली के बोट क्लब पर अटल जी सरकारी कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। तभी ऊपर आसमान में एक पीले रंग का 2 सीटर विमान मंडराने लगा और वहां से चुनावी पर्चे गिराने लगा। बताया जाता है कि योजना प्रधानमंत्री के बड़े बेटे राजीव गांधी की थी। पहले तो अटल जी मुस्कुराए और बोले, इन पर्चों को हवा में उड़ने दीजिए, मैं तो आपके वोट समेटने आया हूँ। लेकिन जब विमान वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था और कुल 23 चक्कर लगा चुका था, तब अटल जी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और उन्होंने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यही प्रजातंत्र है? हालांकि जब भी देश की बात आती थी तो अटल जी सरकार के समर्थन में भी खड़े हो जाते थे। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में कांग्रेस को आरएसएस का समर्थन लेकर देने की बात की, वैसे ही अटल जी ने 1971 भारत पाक युद्ध में यह ऐलान भी किया था कि युद्ध की मुहिम में उनकी पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन हासिल है। जब सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो किया तो वाजपेयी ने यू टर्न करते हुए सोवियत संघ को धन्यवाद किया और कहा, जो भी देश हमारे संकट के दौरान हमारे साथ खड़ा है हमारा दोस्त है, हम अपनी वैचारिक लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। वाजपेयी ने पीएम इंदिरा गांधी के समर्थन में भी कहा था कि मैं खुश हूं, इंदिरा गांधी आया खां को सबक सिखा रही हैं। हमारे पास एक ऐतिहासिक मौका है कि हम एक धर्म शासित देश को समाप्त कर दें या उसके जितना संभव हो सके उतने टुकड़े कर दें। लेकिन क्या अटल जी ने इंदिरा गांधी को मां दुर्गा का अवतार कहा था? तो इसका जवाब है शायद नहीं। हाल ही में अटल जी पर किताब लिखने वाले अभिषेक चौधरी इस धारणा को सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि वास्तविकता ये है कि 16 दिसंबर के दिन वाजपेयी संसद में मौजूद नहीं थे। वो या तो कहीं की यात्रा कर रहे थे या बीमार थे। जब इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की बैठक बुलाई तो वो उसमें मौजूद नहीं थे। अगले दिन जब इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम का समर्थन करने के लिए सभी दलों को धन्यवाद दिया तो वाजपेयी ने खड़े होकर कहा, हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम हमेशा के लिए अपने प्रति शत्रुता को समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी सेक्टर में लड़ाई जारी रखी जाए। तब के लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लों ने इस पर बहस की अनुमति नहीं दी और वाजपेयी को डांटते हुए कहा, इस शुभ मौके पर भी उन्हें इस तरह की अवसंवेदनशील बात नहीं करनी चाहिए। 2 दिन बाद जब संसद के केंद्रीय हॉल में इंदिरा गांधी को बधाई देने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई तो वाजपेयी उसमें जानबूझकर शामिल नहीं हुए। कुछ दिनों बाद वाजपेयी विजय रैली को संबोधित करने बंबई गए। वहां उन्होंने जनसभा में कहा, देश ने कई शताब्दियों में इस तरह की जीत हासिल नहीं की है। इस जीत के असली जिम्मेदार भारतीय सैन्य बल हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी ये कहकर तारीफ की कि उन्होंने 2 सप्ताह की लड़ाई में ठंडे दिमाग से काम लिया और देश को आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि जुलाई 1972 में पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते से अटल संतुष्ट नहीं थे। उनकी आपत्ति साफ थी, भारत ने युद्ध में जीती हुई जमीन तो लौटा दी लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। उनके मुताबिक पंजाब और सिंध के इलाके लौटाकर भारत ने रणनीतिक बढ़त गंवा दी। इस विरोध के चलते वाजपेयी ने राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान से जीते गए शहर गादरा जाने का फैसला किया। लेखक अभिषेक चौधरी के अनुसार अटल जी अपने साथ 64 सत्याग्रहियों को लेकर वहां पहुंचे। सबके नारे गूंजे, देश न हारा, फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। चिलचिलाती धूप, तेज आंधी, लेकिन कदम नहीं रुके। करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर वो गादरा शहर में दाखिल हुए। जैसे ही वो जीते गए क्षेत्र के 180 मीटर अंदर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रकों में बैठाकर उन्हें वापस भारतीय क्षेत्र में लाया गया। दिल्ली लौटने के बाद वोट क्लब पर एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए अटल जी ने सीधा सवाल दागा, क्या सोवियत दबाव से समझौता हुआ? अब तक इंदिरा गांधी अक्सर अटल के तीखे बयानों को अनदेखा करती आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति ऐसे आरोप लगा सकता है। क्या हम करोड़ों देशवासियों की आवाज सुने या हर समय कुछ सियापा करने वाले कुछ लोगों की? वाजपेयी ने पूरा साल मेरा मजाक उड़ाने में बिताया। क्या वे सच्चाई से इनकार करेंगे कि बांग्लादेश आज एक वास्तविकता है? मित्रों, इस तरह अटल जी और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद तीखे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि कटाक्ष और बहस के बावजूद दोनों के बीच व्यक्तिगत सम्मान कभी खत्म नहीं हुआ। यही उस दौर की राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी पर गर्व है, कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। साथ ही ये भी बताइए कि राजनीति के मामले में हमारा देश उस दौर से ज्यादा ताकतवर
भारत पर था या आज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।